बिहार के मुसलमान के दिल में कौन बा? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि पिछली बार मुस्लिम वोट ने विपक्ष को चोट दी थी। ओवैसी की पार्टी ने तेजस्वी को ऐसा घाव दिया कि उस जख्म पर सत्ता का मरहम नहीं लग सका। पिछली गलती से सबक लेते हुए तेजस्वी इस पर सतर्क हैं। मुसलमानों का दिल जीतने के लिए वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बातें कर रहे हैं। खुद को मौलाना कहे जाने पर खुश हो रहे हैं, लेकिन एनडीए भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। उसे पूरी उम्मीद है कि पसमानदा मुसलमान को नया वक्फ कानून पसंद आएगा। आखिर बिहार में मुसलमान वोट पर इतनी मार क्यों मची है? मुसलमान वोट का रिमोट किसके पास है, यह समझना है तो हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। आरजेडी और कांग्रेस फिर से विभाजन की राजनीति को हवा देंगे, या मानकर चलिए जातियों में बांटेंगे, वर्गों में लोगों को बांटेंगे। जो मौलाना हमको बोल रहे हैं, तो मौलाना का मतलब तो विद्वान ना होता है, उसका मतलब तो विद्वान ना होता है। आप ये बोलेंगे नहीं तुम हमारे गुलामी करते रहो, हमारे लिए चादर बिछाओ, दरी बिछाओ, ये नहीं होने वाला है। बिहार चुनाव में बोतल से बाहर आया वक्त का जिन। क्या मुस्लिम वोट के जादुई चिराग से निकलेगी सत्ता? मुसलमानों के वोट पर तेजस्वी की नजर। ओवैसी बोले, क्या मुसलमान बिछाते रहेंगे चादर? क्या हर बार मुस्लिम वोट से यादव बनेगा मुख्यमंत्री? बिहार में भले ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन वोटों के लिए घमासान शुरू हो चुका है। इस बार भी सबकी नजर मुसलमान वोटर पर है। आरजेडी के नेतृत्व वाला विपक्षी महागठबंधन खुद को मुस्लिम वोट का स्वाभाविक हकदार मानता है। वहीं बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में शामिल जेडीयू भी मुसलमान वोटों पर दावेदारी करती है। मुस्लिम वोटों के लिए इस मारामारी की सबसे बड़ी वजह यह है कि एक यूनाइटेड पॉलिटिकल ब्लॉक के तौर पर बिहार में मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है। मुसलमान महत्वपूर्ण क्यों? बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% से ज्यादा है। 50 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। बिहार के 5 जिलों में मुसलमानों की आबादी 25 से 68% के बीच है। सबसे ज्यादा 68% मुसलमान किशनगंज में हैं। इसके अलावा कटिहार में 43, अररिया में 42, पूर्णिया में 38 और दरभंगा जिले में 25% मुसलमान रहते हैं। लेकिन बिहार में मुसलमान उस तरह एक तरफा वोटिंग नहीं करते जैसे यूपी, बंगाल या महाराष्ट्र में करते हैं। बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बावजूद नीतीश कुमार मुसलमानों के 10 से 15% वोट हासिल कर लेते हैं। लेकिन तेजस्वी की कोशिश अब मुसलमानों को नीतीश से पूरी तरह दूर करने पे है। यही वजह है कि वक्फ कानून के सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के बावजूद तेजस्वी यादव इस कानून के खिलाफ आयोजित इमारते शरिया की रैली में शामिल हुए। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी के इसी बयान के बाद बीजेपी ने एक कार्टून के जरिए तेजस्वी के हाथ में शरिया कानून की कॉपी थमा दी और कहा कि संविधान की किताब तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद शरिया कानून लागू करवाना है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने तेजस्वी को मौलाना की उपाधि से भी नवाज दिया। आज राजनाथ सिंह बिहार बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में शामिल होने पटना आए। राजनाथ ने भी कहा कि आरजेडी और कांग्रेस सत्ता के लिए फिर से विभाजन की राजनीति को हवा देंगे, लेकिन उनकी चाल को कामयाब नहीं होने देना है। आरजेडी और कांग्रेस फिर से विभाजन की राजनीति को हवा देंगे, या मानकर चलिए जातियों में बांटेंगे, वर्गों में लोगों को बांटेंगे। कांग्रेस और आरजेडी जैसी राजनीतिक पार्टियां केवल कुर्सी पाने की लालसा से प्रेरित हैं। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों का केवल एक ही मोटिवेशन होता है, सत्ता में बने रहना। विपक्ष के द्वारा अलग अलग प्रचार किए जाएंगे, झूठी अफवाहें फैलाई जाएंगी, तो विपक्ष की झूठी बातें और भ्रम फैलाने की राजनीति को तथ्यों और तथ्यों के साथ जवाब दीजिए। आरजेडी कांग्रेस राज के दौरान अपराध, जातिवाद और जंगल राज ने साथियों बिहार को ऐसे अंधेरे में धकेला जहां से बाहर निकलने का रास्ता आज तक यह बिहार ढूंढ रहा है,
लेकिन हमारी सरकार इस अंधेरे से निकलने के लिए पूरी ताकत से आज काम कर रही है और काफी हद तक इस अंधेरे से हमारा बिहार निकल चुका है। लेकिन बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों से तेजस्वी बेफिक्र नजर आ रहे हैं। तेजस्वी जानते हैं कि बीजेपी उन पर जितना हमला करेगी, मुसलमान उनके उतने करीब आएंगे। अगर बिहार में हुए पिछले 4 चुनाव यानी 2 लोकसभा और 2 असेंबली इलेक्शन की बात करें तो विपक्ष को मुसलमानों के 75% से ज्यादा वोट मिल रहे हैं। मुसलमानों को कौन पसंद है? 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी महागठबंधन को 89% मुसलमानों ने वोट दिया। 2024 के चुनाव में भी मुस्लिम वोट पर उनकी पकड़ कायम रही और इस बार 87% मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया। इसी तरह अगर 2015 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो तब उसे 84% वोट मिले थे। हालांकि यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि 2015 के चुनाव में आरजेडी और जेडीयू मिलकर लड़े थे। 2020 के चुनाव में मुस्लिमों के बीच विपक्षी गठबंधन का असर कम हुआ और उसे 76% मुसलमानों ने ही वोट दिया। हालांकि वोट परसेंट में इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह ओवैसी की पार्टी रही। ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक में जबरदस्ती सेंध मारी और बिहार के सीमांचल रीजन में 5 सीटें जीती। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की पार्टी ने भी कुछ मुस्लिम वोट हासिल किए। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव मुस्लिम वोट बैंक में किसी तरह का बंटवारा नहीं चाहते। उनकी कोशिश है कि मुसलमान एकजुट होकर उनके गठबंधन को वोट करें। इसलिए वो कभी वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात करते हैं तो कभी बीजेपी द्वारा खुद को मौलाना तेजस्वी कहने पर खुश होते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि मौलाना का मतलब तो विद्वान होता है, इसलिए वो मौलाना कहलाए जाने से नाराज नहीं है। भाजपा के लोग 2 दिन से हमको दिल्ली में बैठ के गाली दे रहे हैं। लोग बोल ना रहा है क्या क्या बोल रहा है, और जो बोलने वाले वो सब टपोरी लोग हैं, लफुआ लोग हैं। उनके लिए हमारे प्रवक्ता ही काफी हैं, जितने छपरी लोग हैं। और आप बताइए, जो मौलाना हमको बोल रहे हैं तो मौलाना का मतलब तो विद्वान ना होता है, वो तो उसका मतलब तो विद्वान ना होता है। तेजस्वी को एक खतरा ओवैसी से भी है। हालांकि ओवैसी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें भी विपक्षी महागठबंधन में जगह मिल जाए, लेकिन तेजस्वी इसके लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। इससे खफा ओवैसी अब तेजस्वी को ललकारने लगे हैं। ओवैसी आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी का मुस्लिम प्रेम दिखावा है। ओवैसी कह रहे हैं कि आरजेडी में मुसलमानों की हैसियत बस दरी और चादर बिछाने की है, उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी जाती। गुलामी में और हिस्सेदारी में फर्क होता। हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, गुलामी की बात ये लोग करना छोड़ना। हम बड़े, तुम्हारे पीछे चलो, ये नहीं होने वाला है। अगर आप हिस्सेदारी की बात कर रहे तो फिर सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। आप ये बोलेंगे नहीं तुम हमारे गुलामी करते रहो, हमारे लिए चादर बिछाओ, दरी बिछाओ, ये नहीं होने वाला है। ओवैसी की पार्टी पिछले चुनाव में आरजेडी की राह में रोड़ा बनी थी। जातियों के आधार पर बुरी तरह विभाजित बिहार में एक वोट के लिए कांटे की लड़ाई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के वोटों में 1% का भी अंतर नहीं था। पिछले चुनाव में एनडीए को 37.9% वोट हासिल हुए और सीटें मिली 125। खास बात यह है कि विपक्षी गठबंधन को भी इतने ही यानी 37.9% वोट मिले, लेकिन उसकी सदस्य संख्या 110 पर ही अटक गई। दोनों गठबंधनों के बीच सिर्फ 11,150 वोट का अंतर था। ओवैसी की पार्टी को 5,25,679 वोट मिले और उसके 1.66% वोटों ने ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जीत हार का अंतर पैदा कर दिया। ओवैसी की पार्टी को सीमांचल रीजन में सबसे ज्यादा वोट मिले क्योंकि यहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। इसके अलावा भी कई सीटों पर उसने आरजेडी के मुस्लिम वोट काटे। आरजेडी अगर पिछली बार उससे छिटक गए मुसलमानों को अपने साथ जोड़ती है तो उसकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी क्योंकि यादव वोटर पहले से ही उसके साथ है। MY इक्वेशन, विनिंग कॉम्बिनेशन।
बिहार में यादव मतदाताओं की संख्या 14% से ज्यादा है, जबकि मुस्लिम वोटरों की तादाद भी 17.5% से ज्यादा है। दोनों को मिला दें तो ये करीब 32% हो जाता है। पिछली बार दोनों गठबंधनों को लगभग 38% वोट मिले थे। इस 38 में से 32% तो एम और वाई यानी मुस्लिम और यादव वोटरों का हो जाता है। यही बात तेजस्वी यादव की ताकत भी है और कमजोरी भी। ताकत इस लिहाज से कि उनके पास 30 से 32% वोट एक मुश्त वोट है। कमजोरी इस लिहाज से कि तेजस्वी यादव एम वाई कॉम्बिनेशन के आगे के वोटरों को खुद से जोड़ नहीं पा रहे हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद तेजस्वी यादव मुसलमानों के लिए ही जंग लड़ते दिख रहे हैं, फिर चाहे वो वक्फ कानून हो या फिर इलेक्शन कमीशन द्वारा वोटर लिस्ट का रिवीजन किया जाना। अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। एक जगह तो ढंग से चुनाव नहीं हो पाता, बेईमानी होती है। तो ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है, साजिश हो रही है और इलेक्शन कमीशन और मोदी जी, नीतीश जी तीनों मिल करके ये बेईमानी कर रहे हैं। इनके पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। आप चुनाव क्यों कर रहे हो? मत करो चुनाव, ऐसे बैठा दो और एक्सटेंशन दे दो। ये क्या दिखावटी है ये लोग से। सब लोग नंगे हो गए। इलेक्शन कमीशन हैज बिकम अ पपेट। ये करारा जवाब मिलेगा। ऐसे में अब बीजेपी की कोशिश है कि मुसलमानों के कुछ हिस्से को तोड़कर जेडीयू के रास्ते एनडीए में लाया जाए। मुसलमानों से जोड़ने के लिए तेजस्वी वक्फ कानून का सहारा ले रहे हैं, तो एनडीए ने भी मुसलमानों को जोड़ने के लिए वक्फ कानून पर उम्मीदें लगा रखी हैं। पसमानदा को पसंद आएगा नया वक्फ। बिहार की 17% मुस्लिम आबादी में अति पिछड़े मुसलमान 10%, पिछड़े मुस्लिम 3% और 4% अशरफ मुसलमान हैं। एनडीए की कोशिश यह है कि पिछड़े और अति पिछड़े यानी पसमानदा मुसलमानों को नए वक्फ कानून के सहारे लुभाया जाए। पसमानदा मुसलमानों को यह बताया जाए कि पहले वक्फ बोर्ड पर अशरफ, सैयद और शेख जैसे उच्च वर्ग के मुसलमानों का कब्जा था। अब पसमानदा मुसलमानों को भी जगह मिलेगी। बीजेपी को उम्मीद है कि कम से कम कुछ पसमानदा नीतीश के नाम पर जेडीयू से जुड़ेंगे। जेडीयू ये भी कह चुकी है कि उसके कहने पर वक्फ कानून में मुसलमानों की मांग के मुताबिक कुछ संशोधन किए गए हैं। लेकिन जेडीयू की मुश्किल यह है कि वक्फ कानून के मुद्दे पर पार्टी में बगावत देखी गई। कई मुस्लिम नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। नीतीश जब बीजेपी के साथ मिलते हैं तो 5-10% मुसलमान ही उनसे जुड़ते हैं। नीतीश के साथ मुसलमान वोटर निर्णायक तौर पर कभी नहीं जुड़ा। इसका सबूत चुनाव नतीजों पर भी दिखता है। नीतीश की पार्टी में कितने मुस्लिम एमएलए? 2020 के चुनाव में नीतीश की पार्टी ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी नहीं जीता। 2015 में जरूर जेडीयू के 7 मुस्लिम विधायक जीते, लेकिन तब नीतीश का गठबंधन लालू के साथ था। नीतीश मंत्रिमंडल में एक ही मुस्लिम मंत्री हैं, जमा खान, वो भी पठान है, यानी मुसलमानों में समर। हालांकि जेडीयू को उम्मीद है कि नीतीश के 20 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मुसलमान उन्हें वोट देंगे। वक्फ का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचारण में है। जनता दल यू ने जो बिंदु दिए थे उसमें 5 हमारे सुझाव स्वीकार किए गए। जो आशंकाएं थी उन आशंकाओं का निवारण हुआ, लेकिन मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। अरे वक्फ की संपत्ति का विकास करने का जो मॉडल नीतीश कुमार जी ने पेश किया वह देश में नजीर है। पटना का अंजुमन इस्लामिया हॉल जो स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर 74 आंदोलन का वह केंद्र बिंदु रहा है, उसको खंडहर नुमा बना दिया था। माननीय नीतीश कुमार जी ने आज उसको शीश महल के रूप में परिणत कर दिया। आज कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है इस 20 वर्ष के शासन काल में कि कोई धार्मिक उन्माद पैदा करेगा तो उसको चैन से रहने नहीं दिया जाएगा, वो जेल जाएगा। महिलाएं जो कमजोर हैं, जो पसमानदा लोग हैं, उनकी सेवा करने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करते हैं। हालांकि मुस्लिम वोट के लिए बिहार में विपक्षी गठबंधन और तेजस्वी यादव जिस तरह मेहनत कर रहे हैं उसका फायदा इनडायरेक्टली एनडीए को हो सकता है। बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि तेजस्वी मुसलमानों को लुभाने की जितनी कोशिश करेंगे उतना ही काउंटर पोलराइजेशन हिंदुओं में भी होगा। यादवों को छोड़कर बाकी लोग एनडीए की छतरी के नीचे आएंगे। इस सबके बीच ओवैसी भी 2020 की परफॉर्मेंस दोहराने या उसे बेहतर करने की कोशिश में लगे हैं। वोटर लिस्ट के मुद्दे पर वो लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं।
ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बोल दिया कि 2003 के वोटर लिस्ट में 4 करोड़ 94 लाख लोगों के नाम थे, वो अब इंक्लूड हो जाएंगे। मगर 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में ईसीआई का डेटा ये बोल रहा है कि 7 करोड़ 72 लाख 59,579 इलेक्टर्स थे, तो 4.94 आ गए, तो नियरली 2.2 करोड़ 75 लाख वोटर के नाम नहीं आए ना अभी। उनको आप वोटर, अब उनको आप बोले बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, कहां से लाएंगे जब 2024 में इलेक्शन वोट डालने क्यों दिया आप उनको? आप ये बोल दो कि 2024 के इलेक्शन गलत था, बोलो फिर आप। अगर मिसाल के तौर पर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई कैंडिडेट पार्लियामेंट के इलेक्शन में 15,000 या 20,000 वोट से हार गया और वही 15-20 हजार वोट अभी आप निकाल रहे, तो फिर इलेक्शन चैलेंज करना पड़ेगा ना मेरे को। फिर आप वो भी नहीं करने दे रहे, आप ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुला रहे। और ये एक बात सुनिए, इतना बड़ा एक्सरसाइज कैसे 1 महीने मुकम्मल होगा? 1 महीने में कैसे मुकम्मल करेंगे आप? अभी तो सीमांचल के एरिया में तो फ्लड शुरू हो जाएंगे, कई इलाके बिहार के पानी में डूब जाते हैं। अगर ओवैसी पिछली बार की तरह इस बार भी विपक्ष का खेल बिगाड़ने में कामयाब होते हैं तो एनडीए की राह आसान हो सकती है, वरना तेजस्वी इस बार जिस तरह से जी जान से जुटे हुए हैं उसे देखते हुए इस बार नीतीश सरकार बनना बड़ी चुनौती होगी।